नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 जून 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू तथा इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र और पीआईबी से संबंधित प्रमुख सूचनाओं के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अभ्यास के लिए होंगे और साथ में आज के तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन आगामी 19 जून 2022 को सुबह 11 बजे किया जाएगा और इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेकर आप 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। यानी बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जो भी अलग अलग कोर्स हैं उनमें आप 90% तक छात्रवृत्ति की स्थिति में जा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यह 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी अभ्यर्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन को अंतिम रूप में 18 जून 2022 को शाम को 6 बजे तक किसी भी रूप में समाप्त कर लें और इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लें। आज के दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1978 में 42वें संविधान संशोधन के साथ ही संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। ध्यान रखिए, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति को मौलिक अधिकार की स्थिति से हटा दिया गया था। इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया था। इस रूप में पहला हमारा बिंदु गलत है। दूसरा, प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत निजी संपत्ति लेने और इसे सार्वजनिक उपयोग में बदलने के लिए सरकार की शक्ति को संदर्भित करता है। दूसरा भी कथन गलत है क्योंकि प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत निजी संपत्ति को लेने और इसके सार्वजनिक उपयोग के संदर्भ में सरकार की जो शक्ति है उसको संदर्भित नहीं करता है। दोनों कथन असत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, ना तो 1 ना ही 2। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में अलग अलग जगह पर लोगों के घरों को गिराने की जो स्थितियां बन रही हैं, जहां पर माना जा रहा है कि उन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन है उनमें भाग लिया गया है और इस आधार पर उनकी पहचान करके उनके घरों को गिराया जा रहा है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 300A है, वह प्रमुख रूप से एक ह्यूमन राइट के रूप में माना जाता है जो हमारे संविधान में दिया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भी किसी के मकान को गिराया जा रहा है तो उसके संदर्भ में जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए। यानी व्यक्ति को एक नोटिस भेजा जाए, उसके बाद इस तरह से मकान गिराने की प्रक्रिया हो सकती है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं। पहला कथन हम देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन से संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आप ध्यान रखें, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यह प्रमुख रूप से कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आते हैं, न कि राज्य सूची में। इस आधार पर पहला विकल्प गलत है। दूसरा, 10 की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के पास है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्तमान प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 बच्चों की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से थोड़ी कम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें तो हमारी जो वर्तमान प्रजनन दर है यह 2.0 है। इसी सर्वेक्षण का अगर हम पिछला भाग देखें जो 2015-16 के लिए किया गया था, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, वहां पर हमारी जो प्रजनन दर है वह 2.2 थी। तो इस रूप में देखें तो जो एक तरह से आदर्श स्तर है उसके निचले स्तर तक प्रतिस्थापन के रूप में जो प्रजनन दर है वो पहुंच चुकी है। तो तीसरा कथन सत्य है, 2 और 3 दोनों सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है जिसके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून के संदर्भ में बातें कही गई हैं। भारत में हम ध्यान रखें, सरकार का ये मानना है कि इस तरह के किसी कठोर कानून की स्थिति भारत में नहीं बनती है और बिना इस तरह के कठोर कानून के बाद भी भारत में जनसंख्या नियंत्रण की जो स्थिति है वो एक तरह से बन रही है। क्योंकि 2001 से 2011 के बीच में अगर हम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में देखें तो एक गिरावट है और ये पिछले 100 साल में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग से किसी कठोर कानून की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रमुख रूप से सरकार का मानना है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं।
पहला, इसके पास केवल प्रिंट मीडिया पर मानकों को लागू करने की शक्ति है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला कथन सत्य है। भारतीय प्रेस परिषद केवल प्रिंट मीडिया पर एक तरह से मानक को लागू करती है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। दूसरा, भारतीय प्रेस परिषद अपने पास आने वाली शिकायतों की सुनवाई करने तथा दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए किसी को भी दंडित करने हेतु जिम्मेदार है। ध्यान रखें, दंडित करने का जो अधिकार है वह एक तरह से भारतीय प्रेस परिषद के पास नहीं है। इस आधार पर दूसरा कथन गलत है, केवल पहला कथन सत्य है। इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल एक सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय प्रेस परिषद, तो इसकी स्थापना 1978 के प्रेस परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी। यह एक वैधानिक संस्था है। भारत में प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए शीर्ष निकाय है। इसे सरकार से स्वतंत्र रूप में काम करने की स्वतंत्रता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं। 28 सदस्यों की अगर हम बात करें, 2 राज्यसभा के सदस्य, 3 लोकसभा के सदस्य, 7 वर्तमान में कामकाजी पत्रकार, समाचार पत्रों के संपादकों के अलावा समाचार पत्रों के 6 संपादक, सार्वजनिक जीवन पर विशेष ज्ञान रखने वाले 3 लोग, एक व्यक्ति जो समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करता है, और अंत में समाचार पत्रों के प्रबंधन के व्यवसाय में लगे हुए 6 व्यक्ति। इस रूप में 28 यहाँ पर सदस्य होते हैं। अगर हम भारतीय प्रेस परिषद में अध्यक्ष के चयन की बात करें तो अध्यक्ष का चयन करने के लिए 3 लोगों की एक समिति होती है, जिसमें राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद से चयनित एक सदस्य होता है, जिसके द्वारा प्रमुख रूप से यहाँ पर जो अध्यक्ष है उसका चुनाव किया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की अगर हम शक्तियों की सीमाओं की बात करें तो 2 मुख्य यहाँ पर कारक हैं। पहला, यह केवल प्रिंट मीडिया पर मानक को लागू करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं। जब हम बात करते हैं रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाग हैं। इसके विपरीत अगर हम पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इनकी बात करें तो यह प्रिंट मीडिया की श्रेणी में आते हैं। जो भी दिशा निर्देश भारतीय प्रेस परिषद जारी करता है, इसे लागू करने के लिए इसके बाद जो शक्तियां हैं वो बहुत सीमित हैं, क्योंकि इसके दिशा निर्देश अगर उल्लंघन होते हैं तो किसी को दंडित करने का अधिकार एक तरह से इसको नहीं है। तो इस रूप में भारतीय प्रेस परिषद की जो शक्तियां हैं वो काफी सीमित हो जाती हैं। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP के तहत विकसित की गई है? अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी। ध्यान रखें, इन चारों मिसाइलों को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के माध्यम से विकसित किया गया है। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी, 1, 2, 3, 4 चारों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 एक तरह से संस्करण है। पृथ्वी 1, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 मिसाइल, इसकी रेंज 250 किलोमीटर और पृथ्वी 3 की 350 किलोमीटर रेंज है। इस मिसाइल के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के साथ में DRDO के द्वारा एक तरह से विकसित किया गया था। यह भारत के द्वारा स्वयं की क्षमता के आधार पर विकसित मिसाइल कार्यक्रम है, जिसे 1983 में प्रारंभ किया गया था। इसमें त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के कार्यक्रम बनाने के लिए रखे गए थे। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम UPSC के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हमने 2022 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दिया है। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन वॉशिंग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जब हम ग्रीन वॉशिंग की बात करते हैं तो कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को बताती है कि पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो वो सूचना गलत देती है, उसके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा पहला विकल्प सत्य है, गलत सूचना प्रस्तुत करना कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। इस आधार पर उत्तर है हमारा ए। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम IPC की धारा 295A के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। भारत में अगर हम द्वेषपूर्ण भाषण, जिसको हम हेट स्पीच भी कहते हैं, उससे निपटने के लिए अगर हम औपचारिक रूप में देखें तो कोई कानूनी ढांचा नहीं है। कुछ ऐसे प्रावधानों का समूह है जो कमजोर रूप से इस तरह के हेट स्पीच या द्वेषपूर्ण भाषण है उनको एक तरह से रोकने की प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। और इसमें अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो धारा 295 और अन्य जो कानून है उनका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। धारा 295 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए सजा को परिभाषित और निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके
ठेस पहुंचाने से जुड़ा है। अगर हम इस धारा के शब्दों को देखें तो आईपीसी का सेक्शन 295 यह कहता है कि जब कोई जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को शब्दों या तो बोले गए या लिखित या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा अपमानित करने के लिए धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान या अपमान करने का प्रयास करता है, उस वर्ग को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। यानी कारावास और जुर्माना साथ साथ भी हो सकता है। यह इस धारा के माध्यम से द्वेषपूर्ण भाषण को रोकने की स्थिति बनती है। धारा 295 धार्मिक अपराधों को दंडित करने के लिए आईपीसी अध्याय में प्रमुख प्रावधानों में से एक है। इसी के साथ साथ अगर हम आईपीसी में अन्य प्रावधानों को देखें तो धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल की क्षति या अपवित्रता को दंडित करने के अपराध शामिल है धारा 295 में। कब्रगाह के स्थान पर अत्याचार करना यानी कब्रगाह की जो स्थिति है उसको किसी भी तरह से अपमानित करना धारा 297। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द आदि बोलना धारा 298 और एक धार्मिक सभा में व्यवधान डालना धारा 296। आप देखें तो राजनीतिक व्यंग को दंडित करने और किताबों पर प्रतिबंध लगाने या वापस लेने से लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक आलोचना, इस तरह के कई मुद्दे हैं जो धारा 295 के तहत एक तरह से दंडित किए जाते हैं। राज्य अक्सर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के साथ धारा 295 लागू करते हैं, जो धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में सत्ता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने और धारा के प्रतिकूल कार्य करने के लिए दंडित करने की व्यवस्था करता है। तो ये दोनों जो एक तरह से धाराएं उनका संयुक्त रूप में अधिकांश राज्यों में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ आईपीसी की धारा 505 सार्वजनिक शरारत करने वाले बयानों को दंडित करने की बात करती है। ऐसे मामले जहां पर ऐसा कोई भाषण ऑनलाइन रूप में दिया गया है जिसे एक तरह से माना जाता है कि वह आपत्तिजनक है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के माध्यम से एक तरह से दंडित किया जा सकता है। ध्यान रखें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को 2015 में अपने ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इस प्रावधान का उपयोग किया जाता है। धारा 295 को 1927 में शामिल किया गया था और उसका बड़ा कारण 1927 में लाहौर उच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत राजपाल बनाम सम्राट, जिसे रंगीला रसूल नाम की एक किताब के संदर्भ में माना जा रहा था कि वह अपराधी है, उसने विशेष धर्म की भावनाओं को भड़काने का काम किया है, उसको इस मामले में बरी किया गया था। तो धार्मिक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए 1927 में ही धारा 295 को एक तरह से आईपीसी में शामिल किया गया। 1957 में रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में धारा 295 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को इस आधार पर बरकरार रखा कि इसे सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक तरह से लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की अगर स्थिति बनती है तो उस आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ साथ संविधान के द्वारा जो धर्म के अधिकार की स्वतंत्रता है उसमें एक तरह से छूट दी जा सकती है, उसको एक तरह से रोका जा सकता है अगर सार्वजनिक व्यवस्था बनाने की बात की जाए। इसी के साथ साथ बाबा खलील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 1960 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दुर्भावनापूर्ण इरादे को न केवल प्रश्न में भाषण से बल्कि बाहरी स्रोतों से भी निर्धारित किया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति की दुर्भावना को केवल भाषण ही नहीं अन्य रूप से भी सिद्ध किया जा सकता है। 1973 में रामलाल पुरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी भाषण के द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति का जो ज्ञान है उसको एक तरह से ठेस पहुंचती है और उसको लगता है कि उसकी दुर्भावनापूर्ण रूप से उसको नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है, तो यह एक तरह से माना जाएगा कि जो भाषण है वह कहीं न कहीं हेट स्पीच या द्वेषपूर्ण भाषण की श्रेणी में आता है। हम ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय का यह कहना था कि अति संवेदनशील व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो यह स्थिति एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि वह हर बात से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सामान्य व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो वो भाषण एक तरह से द्वेषपूर्ण भाषण की श्रेणी में जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें, अदालत के द्वारा इस तरह से कि कोई सामान्य व्यक्ति प्रभावित हो रहा है या अति संवेदनशील व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, यह अंतर एक तरह से बहुत अस्पष्ट है। इसी आधार पर आप देखें तो अलग अलग न्यायाधीश के निर्णय अलग अलग हो सकते हैं।
बरगुर रामचंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के फैसले में धारा 295 की व्याख्या करने में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लागू किया था। कर्नाटक की राज्य सरकार ने पीबी नारायण द्वारा यह जो पुस्तक लिखी गई थी कन्नड़ में धर्मकरण, इस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की, क्योंकि माना गया कि इसमें एक तरह से अभद्र भाषा या द्वेषपूर्ण भाषा का उपयोग किया गया है और इसमें धारा 295 के आधार पर इस पुस्तक के प्रकाशन को रोका गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर स्वतंत्रता की जो स्थिति है भाषण को लेकर उसको एक तरह से रोका गया। इस पुस्तक के प्रकाशन को रोककर व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की बात है उसको रोका गया और यह व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर था। तो इस तरह से अलग अलग आईपीसी की जो धारा है उनका उपयोग करके, प्रमुख रूप से धारा 295 का उपयोग करके हेट स्पीच या द्वेषपूर्ण भाषण की जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह हमारा 16 जून 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।